हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार अकेडमी में आपका स्वागत है। क्लास 10th के लिए जो हमारा साइंस का टॉपिक चल रहा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें हमने लास्ट क्लास में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में पढ़ा था। और आपने देखा था कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की अगर हम बात करें तो जो थंब है वो दिखाता है फोर्स की डायरेक्शन, फोर फिंगर वो दिखाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और जो मिडल फिंगर बचती है ये दिखाती है करंट की डायरेक्शन को। ठीक है, और तीनों फिंगर को इस तरह से स्ट्रेच करना है कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। क्लियर है बच्चों? तो उसी फ्लेमिंग हैंड रूल के बेस पे जो वर्किंग प्रिंसिपल है हमारा मोटर का, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक मोटर है, जो शायद से सीबीएसई के एग्ज़ाम में इंक्लूड नहीं है। लास्ट ईयर तो नहीं था, इस बार अभी जो नया पैटर्न होगा वो अपडेट आपको जल्दी से दे दिया जाएगा। लेकिन फिर भी इस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज हम थोड़ा सा देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। तो जो टॉपिक का नाम रहेगा बच्चों वो रहेगा इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में आप जानते ही हैं, आपके घरों में है। पानी वाली मोटर, जैसे आप स्विच ऑन करते हो पानी ऊपर टंकी में चढ़ाती है। फैन की मोटर, कूलर की मोटर, एसी में जो मोटर होती है वो, रेफ्रिजरेटर में जो कूलिंग के लिए यूज़ होती है वो, वॉशिंग मशीन में। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मोटर होती है जिनको हम इलेक्ट्रिक मोटर बोलते हैं। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे उसी को हम इलेक्ट्रिक मोटर बोलते हैं। ठीक है, और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या हो जाएगा बच्चों? वर्किंग प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रहेगा। ठीक है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ये कल हमारा टॉपिक रहेगा, इसको डिटेल में देखेंगे। हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पहला पढ़ना चाहिए था, लेकिन ये टॉपिक बाद में इसलिए रखेंगे हम अपना, ताकि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपने फ्लेमिंग हैम लेफ्ट हैंड रूल से पढ़ा है उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर सकें। क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर में आपको करंट की डायरेक्शन तो गिवन रहती है, आपको फोर्स दिखना रहता है कि वो किस तरह क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। या आप खुद चेक भी करते हैं, जैसे आप कोई मोटर नई लेकर आते हैं और कनेक्शन करने के बाद आप देखते हैं कि वो मोटर सीधी घूम रही है उल्टी घूम रही है, ये भी आप लोग चेक करते हो। तो वो जो रूल है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो इसलिए इस रूल को फॉलो करने के लिए या पूरी तरह से पढ़ने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर आपका आज का टॉपिक उठाया गया है। तो चलिए इसका कंस्ट्रक्शन समझते हैं पहले बच्चों। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन में आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में कुछ पोल्स होते हैं, दो। बेसिकली नॉर्मली जो छोटी मोटर होती है इनमें दो ही पोल होते हैं। अगर आप बड़ी मोटर यूज़ कर रहे हैं इंडस्ट्रीज एप्लीकेशंस के लिए तो वो पोल हमेशा इंटीजर्स में रहते हैं, और वो भी इवन इंटीजर में रहेंगे, ऑड नहीं रहेंगे। या तो दो पोल रहेंगे, चार पोल, छः पोल, आठ पोल, 10 पोल, ऐसे ऑड इंटीजर नहीं होंगे कभी। मतलब 3 पोल, 5 पोल, 7 पोल ऐसे सुनने को नहीं मिलेगा आपको। हमेशा इवन इंटीजर्स में ही पोल की वैल्यू होती है। तो अभी हम जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 पोल्स के लिए है। और ये जो पोल होते हैं बच्चों, इसमें मैग्नेट पोल जो होते हैं ये हॉर्स शू मैग्नेट होते हैं। ठीक है, इन मैग्नेट को नाम दिया जाता है हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है, जैसे घोड़े के ऊपर चढ़ने से पहले जो वो नाल सी होती है पैर रखने वाली, उसकी जो शेप होती है उसके नाम पे ही इसका नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर नहीं होती है। बुक में जो डायग्राम दिखाया गया है आपको मोस्टली वो रेक्टेंगुलर शेप में है,
वो रेक्टेंगुलर शेप नहीं होती है। ये आगे से मैग्नेट कुछ इस तरह से बैंड से हुए होते हैं, ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। ये इसी तरह से एक पोल और होगा आपका, वो पोल मैंने मान लीजिए ये ले लिया कुछ इस तरह से, ठीक है। ये बेंडिंग सी होती है आगे से कर्व शेप में। ये एक दूसरा पोल है। तो मैंने माना ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, ठीक है यहाँ तक। तो हॉर्स शू लेने के लिए जो मैग्नेट है इसकी शेप ऐसे रखने के पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी वो रेडियल होगी। रेडियल का मतलब एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने आपको बताया था, ऐसे फील्ड लाइंस होते हैं जिनके बीच की सेपरेशंस इक्वल इक्वल होती है, जिससे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है नॉर्थ पोल से साउथ पोल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी उनके बीच की सेपरेशन बहुत ही कम भी होगी और यूनिफॉर्म होगी, ठीक है, और बहुत कम होगी और यूनिफॉर्म सेपरेशन रहेगी। क्लियर है बच्चों। तो इससे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो इसलिए हॉर्स शू मैग्नेट का डिज़ाइन हम रखते हैं मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल के लिए या कंस्ट्रक्शन में। तो आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए यहाँ से। तो अब हम यहाँ से अगर मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करें तो वो कुछ इस तरह से रहेगी, नॉर्थ से निकलेगी साउथ की तरफ जाएगी। मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डॉटेड लाइन में दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आगे आपको अंडरस्टैंडिंग होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यूनिफॉर्म है और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये नॉर्थ से लाइन निकल रही है, साउथ की तरफ जा रही है। ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है बच्चों। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेगी। ये डायग्राम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। इसको हम थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको और आसानी से अच्छे से थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जा सके। तो ये कुछ डायग्राम ऐसे हो जाएगा आपका। अब ठीक है, वो नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। क्लियर है बच्चों। इसके बीच में हमने एक कंडक्टर प्लेस कर दिया है नॉर्थ और साउथ के मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जा रही है। हम थोड़ा सा हल्का सा कुछ इस तरह से दिखा देते हैं आपको, ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक कंडक्टर रख दिया हमने, और वो कंडक्टर कुछ इस शेप में है। यहाँ से एक हो गई वायर, एक ये हो गया कंडक्टर का पॉइंट, और ये रेक्टेंगुलर शेप में होते हुए कुछ एक्जल पॉइंट से कनेक्टेड है। एक्जल पॉइंट होता है एक रोटर। जैसे आपने कभी मोटर ख़राब हुई है तो निकाल कर आप लोग अपने मिस्त्री के पास लेकर भी गए होंगे, इलेक्ट्रिशियन के पास, जिसको आप पकड़ कर चलते हो हाथ में, वो रोटर सा होता है। वो कुछ एक्जल इस तरह से दिखाई देता है आपको, ये एक्जल, ठीक है। वो कुछ इस शेप में होता है बच्चों, ये इस तरह से, ठीक है। ये एक्जल होता है, बाहर की तरफ जो निकला रहता है आपका पॉइंट, ठीक है, रोटर के साथ में। इस एक्जल के ऊपर स्लिप रिंग्स होती हैं। जैसे कि मैं ये कहूँ, ये जो पेन है मेरा, अभी यहाँ से यहाँ तक ये जो दिखाई दे रही गोलाई, ये तो है आपका एक्जल। इस एक्जल के ऊपर स्लिप रिंग लगी रहती है। कैसे? जैसे ये उंगली है ना, मान लो ये स्लिप रिंग है, तो नीचे से तो मैंने इसको इंसुलेट कर दी, ताकि अगर इस स्लिप रिंग के ऊपर, इस स्लिप रिंग का ऊपर वाला पॉइंट तो रहेगा कॉपर का, जो कि कंडक्टिव रहेगा। नीचे रहेगी इंसुलेशन, मिका बोलते हैं, MICA, मिका, जो एक वेरी स्ट्रॉन्ग इंसुलेशन होता है, हाई टेम्परेचर तक ख़राब नहीं होता वो। तो नीचे इंसुलेशन है वो, मैं इसको कुछ ऐसे रख दूंगा, सेमी आधे सर्कल तक। सर्कल का आधा, एक आर्क हो गई, एक आर्क इसके साथ चिपका दी मैंने एक्सल के साथ। तो यानी ऊपर वाला पोर्शन स्लिप रिंग का कंडक्टिव है, नीचे वाला इंसुलेटेड है। ऐसे ही एक और स्लिप रिंग लेके आऊँगा, आधे सर्कल की आर्क, उसको भी मैं इस तरफ लगा दूंगा। वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी आपको अगर हम डायग्राम बनाएं। तो मैंने क्या किया,
ये एक हाफ स्लिप रिंग है, इसको मैंने अटैच करा दिया इस एक्जल के साथ। ठीक है, ये एक्जल के साथ मैं अपनी स्लिप रिंग को लगा दिया। ये एक स्लिप रिंग है, ऊपर ये कॉपर की कोटिंग होती है जो एक कंडक्टर की तरह काम करेगी, नीचे इंसुलेटेड होती है, मिक का इंसुलेशन यूज किया जाता है। और दूसरा ये एक स्लिप रिंग इधर लगा दी हमने कुछ इस तरह से। ठीक है, ये दूसरी स्लिप रिंग हो गई। इन दोनों स्लिप रिंग के बीच में जो आपको अभी सेपरेशन दिखाई दे रही है ना, मैन्युफैक्चरिंग में इतनी ज़्यादा सेपरेशन नहीं होती है, ये माइक्रो सेपरेशन होती है जो आप नेक्ड आई से नहीं देख पाओगे ढंग से। ये स्लिप रिंग्स है हमारी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है आपकी स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स ऊपर कंडक्टिव मटेरियल की है, नीचे इंसुलेटेड मटेरियल की। तो ये जो एक्सल है आपका, इस एक्सल के साथ फिक्स की गई है। ये है एक्सल। एक्सल मतलब जो रोटर घूमता रहता है उसके साथ में ये सॉलिड स्टेनलेस स्टील की या लेमिनेटेड स्टील की बनाई जाती है। ठीक है। सेकंड थिंग, इन स्लिप रिंग के साथ आपकी कार्बन ब्रश अटैच होती है बच्चों। एक कार्बन ब्रश यहाँ पे होती है। ठीक है, एक ब्रश ये है, एक कार्बन ब्रश ये है। ठीक है, तो इनको आप कार्बन ब्रशेज भी कह सकते हो, और ये कभी कभी सॉलिड ब्रश भी यूज की जा लेती है कभी किसी मेटल की। ये है ब्रश। इन ब्रश को मान लो मैं नाम दे रहा हूँ एक्स और वाई। ठीक है, और ये जो स्लिप रिंग्स थी हमारी, इनको मान लीजिए मैं नाम दे रहा हूँ पी एंड क्यू। तो ये जो कंडक्टर आ रहा था हमारा वहाँ से, इस कंडक्टर को मैंने नाम दे दिया मान लीजिए ए बी सी डी। तो ए वाला जो पोर्शन है ये कंडक्टर इस स्लिप रिंग से यहाँ पे अटैच है एक्स ब्रश से, जो ब्रश एक्स स्लिप रिंग पी से जुड़ी हुई है। और ये जो कंडक्टर डी का पोर्शन है ये आकर ब्रश वाई से कनेक्टेड हो गया है, जो कि ये वाई ब्रश क्यू स्लिप रिंग के ऊपर अटैच है। ठीक है, तो होगा क्या, ये जो कार्बन ब्रशेज हैं हमारी ये तो फिक्स रहेगी, ये नहीं घूमेगी। ठीक है, होता क्या है देखना, अभी मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा आपको, रूल यूज़ करते हुए हम पढ़ेंगे इसको अभी। और ये जो सर्किट है आपकी कार्बन ब्रश के साथ में, ये सर्किट आपकी कनेक्टेड होती है बच्चों किसी बैटरी से। ठीक है, ये बैटरी से कनेक्टेड होती है कुछ इस तरह से। मान लीजिए ये आपकी बैटरी है। ठीक है, ये प्लस माइनस करके हमने एक बैटरी ले ली, और सर्किट में करंट को ऑन ऑफ कराने के लिए एक स्विच लगा दिया हमने के। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आपकी सर्किट बन गई कंप्लीट। तो ये होती है एक्चुअल मोटर, यानी आप ये सप्लाई दे रहे हो उस मोटर को, और वो सप्लाई पहले ब्रश में जाएगी, और ये पी क्या जो स्लिप रिंग है ऊपर से कंडक्टिव मेटेरियल यानी कॉपर की है, नीचे से इंसुलेटेड है। क्योंकि अगर एक्स पॉइंट पे करंट आएगा तो पी पे भी करंट आएगा, अगर आप इंसुलेट नहीं करते तो एक्सल में भी करंट जाता, और आप मोटर को छूते तो आपको भी करंट लग सकता था। इसलिए स्लिप रिंग नीचे से इंसुलेटेड की जाती है। ठीक है, हो गया यहाँ तक। कंस्ट्रक्शन में आपको कोई डाउट नहीं है। अब हम करंट की डायरेक्शन देखते हैं बच्चों, इसके रोटेशन को देखते हैं। प्लस टर्मिनल से करंट निकलेगा, मुझे मालूम है वो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। ये करंट ऊपर की तरफ जाएगा बच्चों इस तरह से, ए से बी की तरफ गया, फिर बी से सी की तरफ गया, सी से डी की तरफ, डी से इधर होता हुआ आएगा, वाई पॉइंट पर आएगा, वाई पॉइंट से सर्किट में फिर से करंट वापस। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा सर्किट का करंट का पाथ। ठीक है, सर्किट में करंट का पाथ कंप्लीट हो गया आपका। अब हम अपना रूल अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि इस कंडक्टर की रोटेशन किस तरफ होगी। चलिए चेक करते हैं। तो अपना लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे बच्चों, ये रहा हमारा लेफ्ट। ठीक है, आपको पता है कि ये वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, मिडल फिंगर करंट की डायरेक्शन, और ये जो थंब है ये फोर्स बताएगा कि उस कंडक्टर पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ए बी के ऊपर। ठीक है, ए बी वाले पोर्शन को ले लिया हमने कंडक्टर के। तो ए बी के ऊपर देखा करंट जा रहा है नीचे से ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड हो गया नॉर्थ से साउथ, ये फिंगर ठीक है। लेकिन करंट अभी मैं इसको ऐसे रखूँ, करंट मेरा बी से की तरफ हो रहा है डायरेक्शन में। आपको करंट क्या दिखाना है, ए से बी। तो इस हैंड को मैं पलट दूंगा कुछ इस तरह से, ये इस तरह से हो जाएगा।
ठीक है, देखिए अब ये उंगली तो है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये जो करंट है ये ए से बी की तरफ जा रहा है, उधर दिखा रहा है। थंब किधर जा रहा है बच्चों, फिर नीचे की तरफ, यानी ए बी के ऊपर फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड। ठीक है, तो ए बी जो कंडक्टर है आपका, उस पर फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, तो ए बी नीचे आने की कोशिश करेगा। ए बी के ऊपर फोर्स लग रहा है बच्चों डाउनवर्ड, हो गया। अब सी डी पॉइंट पर जाएंगे, हम सी डी पर देखेंगे कि उसके ऊपर कितना फोर्स फील, मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में फील हो रहा है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो सेम है, नॉर्थ से साउथ। सी डी में करंट इधर जा रहा है सी से डी की तरफ, तो देखिए ये हमारा लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किया, ये फिंगर नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रही है, इसमें करंट सी से डी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। थंब ऊपर है, यानी सी डी के ऊपर फोर्स फील होगा अपवार्ड। ठीक है, सी डी किधर जाने की कोशिश करेगा, अपवार्ड जाने की कोशिश करेगा। तो देखिए ए बी डाउनवर्ड जा रहा है, सी डी अपवार्ड जा रहा है। अगर ये ऐसे हो, ये ए बी हो, ये सी डी हो, तो ये ऐसे घूमना शुरू कर देगा। ठीक है, ये इस तरह से घूमना शुरू कर देगा बच्चों, क्लियर है। बी सी के ऊपर अगर आप चेक करें तो देखिए मैंने आपको एक फोर्स का फॉर्मूला लिखवाया था, एफ बराबर में बी आई एल साइन थीटा। यहाँ पे ये जो थीटा था ये मैग्नेटिक फील्ड बी और उस कंडक्टर के बीच में जो, या कंडक्टर या करंट के बीच में ले लीजिए, थीटा क्या था, मैग्नेटिक फील्ड बी और करंट के बीच का एंगल। देखिए मैग्नेटिक फील्ड बी नॉर्थ से साउथ जा रहा है, यहाँ पे पैरेलल है, और ये कंडक्टर के अंदर करंट भी, बी से सी के अंदर भी करंट क्या है, पैरेलल है। तो इस केस के लिए बी और सी के लिए थीटा कितना है बच्चों, जीरो। जीरो है तो साइन जीरो, कंप्लीट फोर्स जीरो, यानी बी सी के ऊपर कोई फोर्स फील नहीं हो रहा है, फोर्स लग रहा है सिर्फ ए बी और सी डी के ऊपर। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए मैं फिर से एक बार आप एक्सप्लेन करता हूँ, ये ए बी सी डी हो गया। अब आपका ए बी पे फोर्स नीचे लग रहा है, ये वाला सी डी है अगर, तो ये ऊपर की तरफ आएगा, तो ये ऐसे रोटेशन करेगा बच्चों, ये रोटेशन ऐसे करके एक बार कंप्लीट रोटेशन के पहले ही हाफ रोटेशन होगी, ये होगी हाफ रोटेशन, क्योंकि ए बी अभी इधर आया। पूरी रोटेशन कब होगी, जब ए बी वापस अपनी लोकेशन पर आ जाएगा। तो ए बी अब आ गया मेरा राइट साइड में और सी डी आ गया लेफ्ट साइड में, तो ये रोटेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब आपकी जो कंडक्टर था हमारा वो रोटेट होकर बच्चों कुछ इस तरह से आ गया है। ठीक है, ये कंडक्टर था आपका, कंडक्टर का रोटेशन हाफ रोटेशन होकर सी डी इधर आ गया है बच्चों, और ए बी इधर आ गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें अपने एक्सल पॉइंट के लिए, तो एक्सल के ऊपर स्लिप रिंग्स थी, स्लिप रिंग्स कार्बन ब्रश से अटैच थी, तो ये मान लीजिए स्लिप रिंग्स है हमारी, एक स्लिप रिंग आपकी कुछ यहाँ पर थी बच्चों, ये दूसरी स्लिप रिंग थी। इस स्लिप रिंग का नाम था आपका पी और इस स्लिप रिंग का नाम था क्यू। ठीक है, यहाँ पे कार्बन ब्रश अटैच थी, एक कार्बन ब्रश यहाँ पर अटैच थी, ये कार्बन ब्रश से अटैच हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ये सर्किट में करंट प्लस माइनस, बैटरी तो जैसे थी वैसी ही रहेगी, टर्मिनल को तो चेंज नहीं किया हमने। ठीक है, प्लस माइनस, करंट कहाँ से जाएगा, वही ये एक्स और वाई ब्रश से होते हुए, तो करंट की डायरेक्शन तो वही एक्स पॉइंट पे आएगी और यहाँ से जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है, ये देखिए क्लियर है, ये सर्किट में करंट का पाथ कंप्लीट हो गया है। अब अगर आप गौर करें वापस से तो देखिए सी डी की लोकेशन उधर थी, ए बी की इधर है, हाफ रोटेशन होते ही, ठीक है, आधी रोटेशन होते ही सी डी लेफ्ट साइड में आ गया, ए बी राइट साइड में आ गया है। साथ ही अब इन दोनों के बीच में करंट की डायरेक्शन भी बदल दी गई है। ठीक है, और करंट की डायरेक्शन कैसे बदली, देखो ये जो रोटर है ना, रोटर मतलब जो एक्सल है, जब ये कंडक्टर घूमेगा, इस ए बी पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, सी डी पे अपवर्ड, तो ये जब कंडक्टर घूमेगा तो वो अपने साथ इस एक्सल को भी घुमाएगा। ठीक है, एक्स और वाई तो फिक्स हैं, कि जो स्लिप रिंग है ये एक्सल के ऊपर लगी हुई है और कंडक्टर इस स्लिप रिंग के साथ अटैच है बिल्कुल। तो जब कंडक्टर घूमेगा तो ये एक्सल भी घूमेगा, जिसको आप रोटर बोलते हो घरों में,
ये एक्सल घूमेगा तो क्यू की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, पी की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। यानी क्यू वाला पॉइंट आपका एक्स पॉइंट से कनेक्टेड हो गया, यानी ये वाला पॉइंट आपका क्यू हो जाएगा और ये वाला पॉइंट आपका पी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है। सी डी में पहले डाउनवर्ड करंट था, अब अपवार्ड लगेगा। पहले ए बी में अपवार्ड करंट था, अब ए बी में डाउनवर्ड करंट है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही रहेगी, इधर नॉर्थ पोल था, यहाँ पे साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है बच्चों, वही नॉर्थ से साउथ। अब अगर आप सी डी के ऊपर फोर्स देखना चाहें तो सी डी पे करंट अपवार्ड है, लेफ्ट हैंड सब रूल लगाओ, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन सेम है, ये करंट दिखाएगा अपवार्ड, यानी सी से डी की तरफ कुछ इस तरह। थंब दिखा रहा है फोर्स डाउनवर्ड, यानी सी डी पे फोर्स अब लग रहा है फिर से डाउनवर्ड। और ए बी पे थंब रूल लगाओगे आप, फिर से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो ए बी पे फोर्स आएगा बच्चों अपवर्ड। ठीक है, तो यानी फोर्स की डायरेक्शन कंटिन्यूस सेम ही है, और इस तरह से आपका ये आपका कंप्लीट रोटेशन हो जाता है। तो यानी पहले आपकी कंडीशन ये थी, ये था हमारा ए बी वाला पॉइंट कंडक्टर का, ये सी डी, तो हाफ रोटेशन हुई। अब है ये सी डी और इधर है ए बी, फिर से इस पर डाउनवर्ड फोर्स लगेगा और ये ऐसे होते हुए ये कंप्लीट रोटेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से रोटेशन होती है हमारी मोटर्स के अंदर। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन आती तो एक बार आप वाइंड रिवर्स कर लीजिए वीडियो को, वहाँ से एक बार दोबारा देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सेकंड थिंग, अब इसमें आपने एक चीज़ नोट करी हो तो ए बी वाले पोर्शन में और सी डी वाले पोर्शन में करंट की डायरेक्शन हाफ रोटेशन होते ही चेंज हो गई है। जैसे ही हाफ रोटेशन हुई ए बी में करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, पहले अपवर्ड था अब डाउनवर्ड है, और सी डी में पहले डाउनवर्ड था अब अपवर्ड है। तो आपने ये देखा कि करंट की डायरेक्शन चेंज करने के पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल है, और वो था हमारा स्लिप रिंग वाला पॉइंट। ठीक है, वो पॉइंट था हमारा स्लिप रिंग। तो हम यहाँ से कह सकते हैं बच्चों, ए डिवाइस, ठीक है, ए डिवाइस दैट a device that reverses the direction of current flow through the coil का मतलब है यहाँ पे कंडक्टर, through the coil of an electric motor after every half rotation is called a commutator। यानी आपसे अगर कोई पूछे कि कॉम्यूटेटर क्या है, तो कॉम्यूटेटर एक डिवाइस है जो स्लिप रिंग की या बाद में बात करते हैं, जो एक कोयल या कंडक्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दे, उसी डिवाइस को हम नाम देते हैं कॉम्यूटेटर। और यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है वो किसकी वजह से है, स्लिप रिंग की वजह से। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉम्यूटेटर है, तो कॉम्यूटेटर का काम कौन कर रही है इस मोटर के अंदर, वो है स्लिप रिंग। तो आप ये कह सकते हैं कि स्लिप रिंग एक इलेक्ट्रिक कॉम्यूटेटर की तरह काम करती है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स वर्किंग प्रिंसिपल के अंदर। आप इसको एक बार वापस से पढ़ लीजिए, कोई डाउट आए तो हमें पूछ लीजिएगा। अब हम कुछ बात करते हैं बड़े लेवल पे। ये तो था हमारा बेसिक प्रिंसिपल, लेकिन जब इलेक्ट्रिक मोटर आपकी बनाई जाती है, ठीक है, तो उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की जाती है, क्योंकि कहते हैं ना थियोरटिकल कुछ अलग होता है, प्रैक्टिकल अलग नॉलेज होती है। तो प्रैक्टिकली बेसिक तो प्रिंसिपल वही है थियोरिकल वाला, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम मोटर बनाते हैं तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दी जाती है बच्चों। तो वो मॉडिफिकेशन क्या होती है मैं वो नोट करा देता हूँ आप लोगों को, वो नोट कर लिख लीजिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में पूछते हैं। मॉडिफिकेशन इन ए
कॉमर्शियल मोटर, ठीक है, कॉमर्शियल मोटर। तो देखिए क्या क्या मॉडिफिकेशन की जाती है बच्चों। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ किया जाता है परमानेंट मैग्नेट की जगह। अभी हमने परमानेंट मैग्नेट दिखाया था आपको, तो परमानेंट मैग्नेट नहीं होता है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट आपने पढ़ा हुआ है। और तो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट की बजाय इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ किया जाता है। सेकंड मॉडिफिकेशन हो जाएगी कि अभी हमने सिर्फ कंडक्टर की ABCD कॉइल ही ली थी, वहाँ पे ऐसे बहुत सारी कॉइल होती हैं जो कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। सीरीज़ में भी होती है, कभी कभी पैरेलल में भी यूज़ कर लेते हैं हम। तो वहाँ पे बहुत सारी कॉइल होती है, जिसको फिर हम एक बड़ा नाम बोलेंगे आर्मेचर कॉइल, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इंस्टेड ऑफ ए कॉइल ABCD जो हमने यूज की है, ऑफ ए सिंगल लूप वी टेक एन आर्मेचर कॉइल, ठीक है। आर्मेचर कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ large number of turns, ठीक है, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है बच्चों। तो आपको ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। और आर्मेचर कॉइल क्या किस चीज़ की बनी हुई होती है, वो सॉफ्ट आयरन की बनी हुई होती है। और इसकी अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, तो एप्लीकेशन में आपको पूछा जाए तो एप्लीकेशन में आप बता ही सकते हो। MP3 वगैरह में यूज़ किया जाता है, कूलर मोटर में, एयर कंडीशनर में, इलेक्ट्रिक फ़ैन में, मिक्सचर में, ग्राइंडर में, वॉशिंग मशीन में, कुछ ट्रांसफार्मर में कॉलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशन हो जाएगी जो आप लोगों को मालूम है, तो ये नोट कर लीजिएगा। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक मोटर, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक अच्छा टॉपिक भी है। तो इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी कर दिया जाएगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को हमारे बारे में बताइए, ठीक है। तो ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।